आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। पहले हमें समांतर श्रेणी को ही यहाँ पर समझना पड़ेगा। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अर्थमेटिक का आप ए ले सकते हैं और प्रोग्रेशन का आप पी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समांतर श्रेणी को अगर आप एक शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें तो आप उसको एपी कह सकते हैं। समांतर श्रेणी का जो इंग्लिश होता है वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको आप ब्रीफ में एपी कह सकते हैं। अगर आप किसी भी एपी को समझना चाहते हैं, समांतर श्रेणी को समझना चाहते हैं, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास में कोई, अब मैं यहाँ पर समांतर श्रेणी को एपी से डिनोट करूंगा। यहाँ पर अगर हम एपी लिखते हैं तो इस एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसका मतलब है समांतर श्रेणी। अगर आप किसी भी समांतर श्रेणी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ संख्याओं की सूची दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याओं की सूची में यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आप इसको जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर संख्याओं की एक सूची ली है जो किसी न किसी खास क्रम में व्यवस्थित हैं। इसी को ही हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये जो संख्याएं आप यहाँ पर देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये किसी न किसी खास क्रम में व्यवस्थित हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस समांतर श्रेणी के अंदर ये जो संख्याएं लिखी हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्याओं के क्या, ये समांतर श्रेणी का क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। इनको आप पद कह सकते हैं। तो समांतर श्रेणी के अंदर जो पद होते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो कोई भी जो समांतर श्रेणी होती है उसके अंदर की जो संख्याएं होती हैं वो पद कहलाते हैं। यानी कि आपके यहाँ पर 2, 4, 6, 8, ये सभी क्या हैं? ये सभी पद हैं। जैसे कि पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इनको ध्यान से देखें तो जो पहली संख्या है वो 2 है। इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, और उसको ए से डिनोट किया जाएगा। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप इसी प्रकार की बहुत सारी संख्याओं की सूची बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक चीज और बताना है, चलिए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये तो मैंने संख्याओं की आपको सूची दिखा दिया। आप इसी प्रकार से और भी संख्याओं की सूची बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक और संख्याओं की सूची बनाएं, एक चीज और है, ये जो संख्याओं की सूची है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहला पद क्या है? 2 है। उसके बाद जो दूसरा पद है वो पहले पद से 2 ज्यादा है, यानी कि 4 है। फिर तीसरा पद पहले वाले पद से 2 ज्यादा है, यानी कि 6 है। फिर चौथा पद पहले वाले पद से 2 ज्यादा है, यानी कि 8 है। फिर पांचवा पद उससे पहले वाले पद से 2 ज्यादा है। यानी कि इस समांतर श्रेणी का प्रत्येक जो अगला पद है वो अपने पिछले वाले पद से 2 ज्यादा है।
तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ज़्यादा हो, एक ज़्यादा भी हो सकता है, दो ज़्यादा हो सकता है, तीन ज़्यादा हो सकता है, चार ज़्यादा हो सकता है, किसी भी प्रकार का वो डिफरेंस हो सकता है। ये जो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, जैसे आप चार में से दो घटाएंगे तो आपको दो मिलेगा, छः में से चार घटाएंगे तो भी आपको दो ही मिलेगा, आठ में से छः घटाएंगे आपको दो मिलेगा, 10 में से 8 घटाएंगे फिर भी आपको दो ही मिलेगा। तो ये जो हम घटा के जो डिफरेंस निकाल रहे हैं इसको फिलहाल तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, हम इसको भी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ और आपको समांतर श्रेणियों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम दिखा दें, फिर हम कॉमन डिफरेंस यानी कि इसको हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अगर मैं और एग्जाम्पल लूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक और एपी बनाया है 1 2 3 4 5, तो ये भी संख्याओं की अपने आप में एक सूची है। तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, एपी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई भी दो पद लीजिए उसके बीच का जो अंतर है यानी कि जो डिफरेंस है वो आपको 1 मिलेगा। जैसे ये 5 में से 4 घटाएंगे आपको 1 मिलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, 2 में से घटाएंगे 1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो सार्वंतर मिलेगा वो आपको 1 मिलेगा। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे जो पहला पद है वो यहाँ पर क्या है, पहला पद यहाँ पर 1 है। तो इसमें पद तो आप देख ही रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं ये अपने आप में क्या है, पद हैं। जिसमें कि जो प्रथम पद है, अगर आप इसमें प्रथम पद को ध्यान से देखें यानी कि जो पहला पद है उसमें क्या है, 1 है, तो ये आपका प्रथम पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी संख्याओं की सूची बना सकते हैं। ये चीज यहाँ पर आपको समझना था, ठीक है। मतलब आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ तो जैसे कि ये जो क्रम है 1 2 3 4 5 या फिर 2 4 6 8 10, ये बढ़ते क्रम में है। किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, क्योंकि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। संख्याएं यहाँ पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हैं। तो ये संख्याओं का जो क्रम है वो घटते क्रम में भी हो सकता है। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एपी लिखा और ये घटते क्रम में मैं बनाना चाहता हूँ। तो पहले जैसे मैंने मान लीजिए 100 लिख दिया, फिर 100 में से मैंने किसी संख्या को कम कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने 70 लिख दिया। 70 यानी कि कितने का डिफरेंस है, 100 में से मैंने 30 घटा दिया तो 70 मिल गया। 70 में से 30 घटा देंगे 40 मिलेगा, 40 में से 30 घटा देंगे 10 मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो संख्याओं की सूची है वो घटते क्रम में है। पहले 100 है, फिर 70 है, 40 है, 10 है। तो संख्याओं को आप किसी भी क्रम में रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप संख्याओं को बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, आप संख्याओं को घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है जो डिफरेंस है वो किन्हीं भी दो पदों का बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालें तो 30 मिलेगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो 30 मिलेगा, इन दोनों के बीच में भी 30 का ही अंतर है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर किसी भी सूची को, संख्याओं की सूची को घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। अगर प्रथम पद यहाँ पर क्या है, 100 है, ध्यान दीजिएगा प्रथम पद आपका 100 है। अगर मैं और आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक एपी लिखा है और इसमें मैंने 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है। तो ये भी संख्याओं की अपने आप में एक सूची है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा, 3 में से 3 घटाइए 0। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में 0 मिलेगा, इन दोनों के बीच में भी 0 मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो अगला पद है वो पिछले पद में 0 जोड़ने पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कई प्रकार की संख्याओं की सूचियां देखने को मिल सकती हैं, आप उनको बना भी सकते हैं। संख्याओं की सूची बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, संख्याओं की सूची घटते क्रम में भी हो सकता है। कभी 1 का अंतर आ सकता है, कभी 2 का अंतर आ सकता है, कभी 0 का अंतर आ सकता है। तो ये जो अंतर की बात कर रहे हैं वो अंतर प्लस में भी हो सकता है कोई संख्या और माइनस में भी
हो सकता है। हो सकता है कि माइनस में कोई संख्या आपको घटाने पर या जोड़ने पर मिल जाए। तो इस प्रकार से भी संख्याओं की सूची आप देख सकते हैं। ठीक है, तो संख्याओं की सूची अगर आप इस प्रकार से बना लें तो ये जो संख्याओं की सूची आप बना रहे हैं इसमें जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो अगर मैं इन सभी संख्याओं की सूची जो मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है, समझाया है, इसमें जो सूची बनी हुई है इसको मैं एक चीज आपको पद बताना चाहता हूँ। पद को लिखवा देता हूँ मैं कि जो संख्याओं की सूची आपने बनाई है तो सूची के अंदर की जो संख्याएं हैं यानी कि सूची की जो प्रत्येक संख्या है, सूची की जो प्रत्येक संख्या है उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे एक पद। पद कहलाता है, पद कहलाता है। यानी कि ये जो संख्याओं की सूची है इसके अंदर जो संख्याएं लिखी है वो पद हैं, ये भी पद हैं, मतलब इसमें भी पद हैं, इसमें भी, मतलब जो भी संख्याओं की सूची होंगी उसके अंदर पद आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको संख्याओं की सूची दिखा दिया। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो भी हम संख्याओं की सूची बना रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक निश्चित संख्या है जो हमें जोड़ना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है। इस प्रकार से वो संख्या आप कह सकते हैं कि जो निश्चित संख्या है जिसको आप किन्हीं भी दो पदों के बीच को घटाकर उसके अंतर को ज्ञात करेंगे वो एक निश्चित संख्या मानी जाती है। तो यहाँ पर जो संख्याओं की सूची है इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रत्येक अगला पद है वो पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम समांतर श्रेणी की डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम किसी एक तरीके से समझ लेंगे, उसी हिसाब से उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर डिफाइन करना चाहूँ कि जो समांतर श्रेणी होती है वो संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक अगली संख्या पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होती है, तो उसे आप बोलेंगे समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो डेफिनेशन है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है उसको मैं लिख देता हूं, फिर उसको हम समझेंगे। परिभाषा, समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची होती है, मैं इसको परिभाषित कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इनमें जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं यानी कि किन्हीं भी दो पदों का जो अंतर है, इस समांतर श्रेणी में तो दो दो का अंतर है, इस समांतर श्रेणी में एक एक का अंतर है, इसमें 30 का अंतर है, इसमें 0 का अंतर है। तो इस जो अंतर, जिस अंतर की मैं बात कर रहा हूं उसको बोलते हैं एक निश्चित संख्या। क्या कहते हैं? निश्चित संख्या। तो जो भी आपको अंतर मिलेगा वही निश्चित संख्या है यहाँ पर। तो मैं परिभाषित कर रहा हूं इसको कि समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची होती है जिसमें प्रत्येक उत्तरोत्तर पद, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। प्रत्येक उत्तरोत्तर पद, इसका, इस शब्द का अर्थ है प्रत्येक अगला पद। उत्तरोत्तर पद का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। प्रत्येक अगला पद अपने
अपने ठीक पहले पद से पहले उत्तरोत्तर पद यानी कि अगला पद अपने ठीक पहले पद में, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, अपने ठीक पहले पद में, पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। संख्याओं की ऐसी सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं। संख्याओं की ऐसी सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझना था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें एक निश्चित संख्या होती है जो निश्चित संख्या हमें जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे इसके अंदर निश्चित संख्या क्या है, 2 है, इसमें निश्चित संख्या 1 है, इसमें निश्चित संख्या 30 है, इसमें निश्चित संख्या 0 है। क्योंकि 0 को या फिर यहाँ 30, यहाँ 1, यहाँ 2, इनको जोड़कर हम अगला पद बना पा रहे हैं। तो जो निश्चित संख्या होती है उस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वधातर कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वधातर कहते हैं। इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वधातर कहते हैं। इसे कॉमन, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। इसे कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं तथा डी संकेत से दर्शाया जाता है। यानी कि हम कॉमन डिफरेंस को किससे दर्शाएंगे, सार्वधातर को डी से दर्शाएंगे। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। आपने यहाँ देखा ये तो 2 का अंतर है, यहाँ पर 30 का अंतर है, यहाँ 0 का अंतर है, 1 का अंतर है। तो ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि सार्वधातर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको अलग से याद रखना है कि सार्वधातर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझना था, ठीक है।
तो इस कॉमन डिफरेंस को आप बहुत ही आसानी से किसी भी समांतर श्रेणी में ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज्ञात करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर ज्ञात करना चाहता हूँ डी, तो मैं इनमें से कोई भी दो पद लूंगा और पिछले वाले पद से घटा दूंगा। जैसे कि मैं शुरू का ही ले सकता हूँ, 4 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कॉमन डिफरेंस यहाँ मुझे 2 मिलेगा। अगर मैं इसके अंदर से निकालता हूँ, यहाँ पर निकालूंगा डी, तो यहाँ पर मुझे अगर मैं दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस 1 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर डी निकालना चाहता हूँ तो दूसरा पद यानी कि इसमें दूसरे पद में से हमें पहला पद घटाना पड़ेगा, यानी कि 70 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो यानी कि हमें मिल जाएगा -30। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो -30 आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो माइनस में भी हो सकता है। इस पे भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो 3 में से 3, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पद भी 3 है, पहला पद भी 3 है, तो ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सार्वांतर ज्ञात करना चाहते हैं, सार्वअंतर ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसमें आप दूसरे पद में से आप पहला पद घटा के इसको निकाल सकते हैं। अगर आप किसी भी समांतर श्रेणी में दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? सार्वांतर मिलेगा। अगर हम यहाँ पर सार्वांतर को d से दर्शाएं, दूसरे पद को हम बोलें कि ये a2 है और पहला पद है a1, तो सार्वांतर का क्या फॉर्मूला बना? d बराबर a2 माइनस a1। तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास में मान लीजिए कोई AP इस प्रकार से है, अगर आपके पास में इस प्रकार से कोई AP है, अगर आप इसको ध्यान से देखें और उसका पहला पद है A1, दूसरा पद है A2, तीसरा पद है A3, चौथा पद है A4, और इस प्रकार से आप लास्ट में इसको जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको AN तक ले जाऊंगा। AN मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे A1, A2, A3, A4, AN कुछ भी हो सकता है। N यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, जितना चाहें उतना आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर D निकालने पहला पद, पहले तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पहला पद क्या मिलेगा? आपको पहला पद यहाँ पर मिलेगा A1, दूसरा पद क्या मिलेगा? A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। तो अगर आप दूसरा पद ध्यान से देखेंगे, दूसरा पद क्या मिल जाएगा? A2। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, सार्वांतर को D से दर्शाते हैं, दूसरा पद इसके अंदर क्या है? A2 है, पहला पद A1 है, घटाएंगे तो आपको D मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तो D जब आप इसका निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो दूसरा पद तो A2 है और पहला पद A1 है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है D बराबर A2 माइनस A1। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला यही लेंगे, आप कोई भी दो पद ले सकते हैं। आप यहाँ पर A3 में से A2 भी घटाएंगे, A3 में से अगर आप A2 घटाएंगे तब भी आपको D मिलेगा। अगर आप A4 में से A3 घटाते हैं तब भी आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि D ही मिलने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए, और जो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है, इस फॉर्मूले को D को अगर आप किसी इस दूसरे तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बस मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा कि आप D बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं AN माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप D को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप N का मान लेंगे, मान लीजिए मैंने N का मान कुछ भी ले लिया, 5 ले लिया, तो जब N का मान मैं इसमें रखूंगा, D निकालने जाऊंगा
तो a5 n का मान 5 है माइनस a, फिर n की जगह 5 माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a5 माइनस a, 5 में से 1 घटाएंगे 4। तो अगर आप a5 में से a4 को घटाएंगे तब भी आपको d मिल जाएगा। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस को निकालने का, जो मैंने पीछे दिखाया है उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन d बराबर an-1 भी आप कह सकते हैं, जहां पर जो n है वो एक प्राकृत संख्या है। आप लिख सकते हैं जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं आपको पता होना चाहिए। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि ये एक प्राकृत संख्या आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपने इसको ध्यान से समझा। अब यहाँ पर मैंने आपको संख्याओं की सूची दिखाई है। इन संख्याओं की सूची को आपको ध्यान से समझना था। इसके बाद हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप को भी आप ध्यान से समझिएगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अगर आप समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बात करें तो ये कुछ अलग तरीके से आपको दिखाई देता है। इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, देखिए मैंने अगर यहाँ पर इस प्रकार से कोई श्रेणी लिखा है, समांतर संख्याओं की सूची लिखा है, जिसमें मेरा पहला पद है a। पहला पद क्या होता है? सिंपल, मैंने आपको बताया है कि पहला पद वैसे तो फिलहाल a1 a2 a3 वो तो नंबर देने से आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप नंबर ना दें तो पहला पद आपका a होगा, कॉमा। दूसरा पद क्या होगा? आपको पता है कि अगर आप पहले पद में d जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? दूसरा पद मिल जाएगा। फिर आप अगर इसके अंदर d जोड़ देंगे तो आपको तीसरा पद मिल जाएगा a+2d। अगर आप इसके अंदर फिर से d जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा a+3d। मतलब आपको केवल d जोड़ना है, सिंपल। ये आपको समझना है कि अगर आपके पास पहला पद a है और कॉमन डिफरेंस d है तो आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो a+3d, अगर आप इसके अंदर d जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा a+4d। फिर आप इसके अंदर d जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा a+5d। फिर आप इसके अंदर d जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा a+6d। कहने का मतलब है जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं, जितना आप चाहें। तो ये आप कैसे लिख पा रहे हैं? यदि आपके पास में, यदि आपको प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद आपको a दिया हुआ है, और जो सार्वांतर है, और जो सार्वंतर है वो आपको क्या दिया है? d दिया है। तो अगर आपके पास में प्रथम पद a है और सार्वांतर d है तो आप इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जोड़ के दिखाता हूं कि इसको जोड़ने का क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए पहला पद तो a हो जाएगा। चलिए, पहला पद a हो गया। दूसरा पद लिखना है तो पहले पद में a जोड़ेंगे तो आप a+d मिलेगा, और फिर जब आप a+d में एक और d जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? a+2d बन जाएगा। तो तीसरा पद मिलेगा a+2d। फिर जब आप इसका अगला पद लिखना चाहते हैं तो a+2d में आप फिर से d जोड़िए तो ये बन जाएगा a+3d। तो अब हमें मिला a+3d। इसी प्रकार से आप a+3d में फिर से d जोड़ दीजिए। तो जब आप a+3d में एक और d जोड़ देंगे तो a+4d। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ a+4d। इस प्रकार से आप जितना चाहें उतनी संख्याएं यहाँ पर सूची संख्याओं की सूची लिख सकते हैं। तो ये जो मैं यहाँ पर आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ
ये आपका समांतर श्रेणी का पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद a प्लस 2d है, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ये इस प्रकार से चलता है। इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में जो पहला पद है वो a है, मैंने आपको दिखा दिया है, और जो सार्वधातर है वो d है। इस पे भी आप गौर कीजिएगा। और इसे क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है। इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप का भी प्रयोग हम एक्सरसाइज में करेंगे, तो ये चीजें आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या समझ लिया? यहाँ पर आपने समझ लिया कि जो संख्याओं की सूची होती है वो किस प्रकार से समांतर श्रेणी का निर्माण करती है, यानी कि किस प्रकार से आप संख्याओं की सूची का प्रयोग करके समांतर श्रेणी बनाते हैं। ठीक है, अब हम समांतर श्रेणी के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी को आप दो वर्गों में रख सकते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको समांतर श्रेणी के प्रकार को बताने जा रहा हूं कि समांतर श्रेणी को आप दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, यानी कि बांट सकते हैं। समांतर श्रेणी में अगर आप पहले प्रकार की बात करें तो समांतर श्रेणी का जो पहला प्रकार बनेगा वो बनेगा परिमित समांतर श्रेणी, और दूसरा बन जाएगा अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है। ठीक है, अगर मैं इस समांतर श्रेणी को डिनोट करूंगा एपी से, सिंपल आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और समांतर श्रेणी को डिनोट करते हैं हम एपी से। ठीक है, तो जो पहला समांतर श्रेणी बनता है वो होता है परिमित एपी। दूसरा जो बनता है अपरिमित एपी बनता है। ठीक है, केवल ये दो ही प्रकार होते हैं एपी के केवल दो प्रकार होते हैं, परिमित एपी और अपरिमित एपी। आप इसको परिमित समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं और अपरिमित समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं। इंग्लिश में आप इसको फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसको इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। थोड़ा सा आप चीजों को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है ये। देखिए, अब हम पहले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, परिमित एपी का क्या मतलब होता है। परिमित एपी का क्या मतलब होता है? ठीक है, इस परिमित एपी पर आप ध्यान से इसको समझिए और देखिए। मान लीजिए आप कोई एपी लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? आप कोई एपी लिखना चाहते हैं और उस एपी को आप इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहली संख्या है, कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं कहीं से भी। मान लीजिए मैंने इसको 2 लिया है, 4 लिया है, 6 लिया है, फिर मैंने यहाँ पर 8 भी ले लिया है, और फिर मैंने डॉट 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 करा और आगे जाके मैंने इसके आगे लिख दिया 20। क्या लिख दिया? 20। तो इस 20 का लिखने का मतलब ये है कि ये समांतर श्रेणी 20 पर ही खत्म हो गई है, 20 के आगे ये नहीं जा सकती है। ठीक है, 20 के आगे ये समांतर श्रेणी नहीं जा सकती है। इसके ऊपर आप ध्यान से समझिएगा। मैंने 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा, 8 लिखा है, और डॉट डॉट करके मैंने लास्ट में जाके कितना लिख दिया? 20 लिख दिया है। तो इस समांतर श्रेणी को हम बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी, यानी कि परिमित एपी, क्योंकि इसके अंदर इतने पद हैं जिसको आप गिन सकते हैं। इसमें पहला पद 2 है और अंतिम पद 20 है। ठीक है, इसके अंदर। और दूसरा, अगर मैं इसके एग्जाम्पल दूसरा भी साथ में एक साथ ही ले लूं तो आप दूसरा भी समझ सकते हैं इसी के साथ में। जो अपरिमित एपी है, अपरिमित, इसको परिमित और इसको हम एपी लिख देते हैं। ठीक है, जो अपरिमित एपी है, अगर आप इस अपरिमित एपी को ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसी एपी होती है, संख्याओं की सूची होती है जिसमें अनंत पद होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 है, 4 है,
6 है, 8 है, और फिर आपने डॉट डॉट करके इस प्रकार से इसको छोड़ दिया। तो जब आप इस प्रकार से कोई क्या आप मुझे बता सकते हैं इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं? तो देखिए ये 2 4 6 8, फिर डॉट 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 डॉट। अब इसके आगे कितनी संख्याएं हैं, कितने पद हैं, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ये अनंत तक जा सकता है, अनंत मतलब अपरिभाषित, या फिर आप कहेंगे ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इसलिए इसको हम अपरिमित एपी कहते हैं। और ये कहाँ तक जाएगा? ये केवल 20 तक जाएगा, इसके 20 के बाद ये नहीं जा सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये परिमित एपी का है। जिस एपी में, अगर आप मैं इसको परिभाषित करूं, जिस एपी में संख्याओं की सूची यानी कि जो संख्याओं की सूची है वो परिमित हो। परिमित का मतलब आप सीमित कह सकते हैं। जो संख्याओं की सूची है 2 4 6 8 20 संख्याओं की सूची यहाँ पर जो भी है वो सीमित है। इसको आप देख भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं। लेकिन क्या आप इसके अंदर संख्याओं की सूची मुझे बता सकते हैं कहाँ तक जाएगा ये? इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर संख्याओं की सूची असीमित है। तो जब संख्याओं की सूची सीमित होती है तो उसको आप परिमित एपी बोलेंगे। जब संख्याओं की सूची असीमित होती है, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जहां मर्जी वहां तक ले जाइए, तो उसको बोलते हैं अपरिमित एपी। तो परिमित एपी में आप क्या देख रहे हैं? इसमें संख्याओं की जो सूची होती है वो सीमित होती है। मैं लिख देता हूं, इस एपी में संख्याओं की सूची सीमित होती है। संख्याओं की सूची वो सीमित होती है, और इसमें आपको लास्ट में क्या मिल रहा है? 20 ना, इसको अंतिम पद बोलते हैं। और इसमें अंतिम पद दिया हुआ रहता है, ये इसकी पहचान है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और इसमें अंतिम पद को हम बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं हम। और इसमें अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म दिया रहता है, दिया होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतिम पद को किससे दर्शाएंगे? हम L से दर्शाएंगे, क्योंकि L का मतलब लास्ट। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इस एपी में संख्याओं की सूची असीमित होती है। संख्याओं की सूची असीमित का मतलब इतना जितना कि इसको आप गिन भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। असीमित होती है। ठीक है। इसमें अंतिम पद नहीं दिया रहता है, इसमें अंतिम पद नहीं दिया होता है। इसमें आपको अंतिम पद कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने, वैसे तो फिलहाल एक ही एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल परिमित एपी में, एक एग्जाम्पल अपरिमित एपी में दिया है। तो समझने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। अगर आप कोई भी समांतर श्रेणी देखें जिसमें आपको लग रहा है कि उसमें अंतिम पद दिया हुआ है, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी है वो परिमित समांतर श्रेणी है। और अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया हुआ है
तो आप समझ सकते हैं कि उस एपी में अंतिम पद नहीं है, तो वो अपरिमित एपी है, यानी कि इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर आपको ये सभी जानकारी होनी चाहिए थी इस एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास में इतनी जानकारी है तो आप यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 पर आते हैं और इस एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चीज़ों को समझिए, चीज़ें बहुत आसान हैं और आसानी से आप इसको कर पाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हैं 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर आप ध्यान से देखेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 4 तक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन है इसको हम बाद में करेंगे, मतलब क्योंकि इसमें 4 पॉइंट हैं जहाँ पर हमें एपी को समझना है कि यहाँ पर जो चारों पॉइंट हैं किस पॉइंट में समांतर श्रेणी बन रही है और किस पॉइंट में समांतर श्रेणी नहीं बन रही है। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे जब हम ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन है वो इजी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में समझ तो आ जाएगा, आसान भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, इनको हम पहले कंप्लीट सॉल्व कर लें। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 है फिर हम उसको करेंगे, तो वो आसानी से हमारी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करूँगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इनको कंप्लीट सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो शुरू कर रहे हैं वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे, जो कि समझना आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है। ठीक है, निम्नलिखित हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 5 पॉइंट दिया हुआ है और इन 5 पॉइंट में हम कितने पद लिखेंगे? 4 पद लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 पद लिखने के लिए तैयार हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमें ए दिया हुआ है 10 और इसमें हमें डी दिया हुआ है 10। ठीक है, हमें समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं। तो आप जानते हैं जब आप इसको हल करेंगे तो इसको हम आसानी से हल करेंगे ताकि हमें ये करने में इजी लगे। तो आसान, ये समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से बहुत ही आसान है। देखिए, एपी का प्रथम 4 पद हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो आप एपी का 4 पद लिखने जा रहे हैं तो इसमें जो पहला पद है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहला पद क्या बनता है? आप कहेंगे कि जो प्रथम पद है वो तो ए होता है और ए यहाँ पर कितना है? ए यहाँ पर 10 है। ठीक है, जो यहाँ पर दूसरा पद व्यापक रूप से हम इसको कर रहे हैं। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है उस व्यापक रूप को आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार और लिख के दिखा दे रहा हूं कि जो व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का, एपी का व्यापक रूप
इसी व्यापक रूप से मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें जो पहला पद होता है वो a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है, चौथा a प्लस 3d होता है। ये चार ही पद लिखने हैं तो मैं इन चारों को ही लूंगा, इससे ज़्यादा हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद a होता है तो हमें 10 मिल गया, दूसरा पद होता है a प्लस डी, यानी कि a तो 10 है, d भी 10 है, तो दूसरा पद क्या मिल गया हमें? 20 मिल गया। अब तीसरा पद निकालिए। जब आप तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d। a यहाँ पर कितना है? 10 है, प्लस 2 गुणा d का मान 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 गुणा 10 दूनी हो जाएगा 20। ये दोनों गुणा में हो, लेकिन अच्छा ये प्लस का निशान, इसको आप प्लस का निशान देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। तो 20 और 10 हो जाएगा 30, यानी कि तीसरा पद हमें मिल गया 30 मिल गया। जब आप चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद जब आप निकालेंगे तो चौथा पद होगा आपका a प्लस 3d। a यहाँ पर 10 है, प्लस 3, इनके बीच में गुणा का निशान, आप ध्यान दीजिएगा इनके बीच में गुणा का निशान होता है। ठीक है, d का मान है हमारे पास 10, इसको हल करेंगे तो 10 प्लस 10 तिया हो जाएगा 30, 30 और 10 40। तो आपका पहला पद मिला 10, दूसरा मिला 20, तीसरा मिला 30, चौथा मिला 40। तो अतः आप कह सकते हैं कि अतः एपी का प्रथम 4 पद बराबर, पहला मिला आपको 10, दूसरा मिला 20, तीसरा मिला 30, चौथा मिला 40। केवल हमें यही लिखना है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। केवल हमें 4 ही पद क्वेश्चन में लिखने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर व्यापक रूप का प्रयोग करके ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्या है व्यापक रूप? पहला पद a, दूसरा a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट में हमें a दिया हुआ है माइनस का 2 और d दिया हुआ है हमें 0, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो पहला पद क्या होता है? a होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहला पद होता है a यानी कि -2, दूसरा पद होता है a प्लस डी। तो जब आप इसको निकालेंगे तो a का मान तो -2 है, प्लस d का मान 0 है। अगर आप इसमें जोड़ेंगे भी तो आपको -2 मिलेगा, क्योंकि 0 अपने आप में कोई मतलब 0 का नहीं होता है। फिर है a प्लस 2d, तो a तो -2 है, a का मान आपके पास -2 है, और फिर प्लस का निशान 2 गुणा d का मान 0, तो बराबर -2, और फिर प्लस 2 की गुणा 0 में करेंगे 0 मिलेगा, और फिर से आप -2 में 0 को जोड़ेंगे तो आपको -2 मिलेगा। यानी कि पहला पद -2 मिला, दूसरा भी -2 मिला, तीसरा भी -2 मिला, तो हो सकता है चौथा पद भी -2 मिले। चलिए निकाल के देख लेते हैं। चौथा पद होता है a प्लस 3d, तो a तो हमारे पास -2 है, प्लस 3 इंटू d यहाँ पर 0 है, बराबर -2 प्लस 3 की गुणा 0 में करेंगे 0, और फिर -2 में अगर 0 को हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। आपके सामने है सारी चीजें। तो अब आप कह सकते हैं कि अतः एपी का प्रथम 4 पद बराबर, पहला पद निकला है हमें -2, दूसरा भी निकला है -2, तीसरा भी निकला है -2, चौथा भी निकला है -2, तो चारों पद निकल गए। इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड पॉइंट में हमें a दिया हुआ है। आप ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके समझ आएगा तभी ये क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। ये सब आपके सामने है, मैं सभी को सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएं। अब मैं थर्ड पॉइंट सॉल्व कर रहा हूं। इसमें हमें जो a दिया हुआ है
अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो थर्ड पॉइंट में ए हमें दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है, तो ए हमें 4 दिया है और फिर डी हमें -3 दिया है, डी हमें दिया है -3। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो डी है हमारा माइनस में भी हो सकता है, तो डी यहाँ पर माइनस में है। तो जब आप पहला पद ए निकालेंगे तो पहला पद तो आपको 4 मिलेगा, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, ए का मान कितना है 4 है, प्लस डी का मान है -3। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 और ये प्लस माइनस होगा -3, तो दूसरा पद हमें मिलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा। फिर तीसरा पद निकालते हैं ए प्लस 2d से, तो पहला पद तो 4 है ए, प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है -3, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -3 दूनी 6, तो 6 में से 4 घटाएंगे आप तो माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का आपको कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। फिर जब हम इसका फोर्थ यानी कि चौथा पद निकालेंगे तो ए प्लस 3d निकलेगा। तो ए का मान तो हमारे पास कितना है, ए का मान हमारे पास 4 है, फिर प्लस 3 गुणा डी का मान -3, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 3 9। अगर आप इस 9 में से इस 4 को घटा दें, माइनस का ज्यादा है तो घटाने पर आपको कितना मिलेगा, 5 और 4 9 होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि घटाने पर हमें क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, ठीक है। तो मैंने पहला पद निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, तीसरा, चौथा, चारों पद निकल गए हैं। अब हम इनको लिख देते हैं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप कहेंगे अतः AP का प्रथम 4 पद बराबर आएंगे। पहला पद कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, दूसरा मिलेगा 1, तीसरा मिलेगा हमें -2, चौथा मिलेगा -5, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, यही आपका 4 पद है, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट में हमें जो दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट में ए दिया है -1 और डी दिया हुआ है 1/2। कैलकुलेशन आपको अच्छा आना चाहिए, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, जो मैं करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आसानी से किया जा सकता है। तो जब आप इसको हल करेंगे, मैं हल लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा जहाँ मैंने छोड़ दिया हो। प्रथम पद ए होता है, ए तो -1 दिया हुआ है, फिर दूसरा होता है ए प्लस डी, ये होता है। तो ए हमारा -1 है और डी हमारा 1/2 है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 लगा के आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 मिलेगा। अब आप इस 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 की गुणा -1 में करेंगे तो -2 मिलेगा, प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे 1 मिलेगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1। तो जब आप इसको घटाएंगे तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का निशान रहेगा और 2 में से घटाएंगे 1 मिलेगा, बटे में 2। तो ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा दूसरा पद मिल गया। इसी प्रकार से ये तो हमारा पहला पद है जो कि आया है -1। दूसरा कितना आया है, दूसरा आया है -1/2। फिर हम तीसरा निकालते हैं जो कि होता है a प्लस 2d। तो a का मान तो -1 है, प्लस 2 गुणा में d का मान आप रखेंगे 1/2। इसको सॉल्व करना है हमें, तो -1 और इसके नीचे आप 1 लगा के गुणा करेंगे इसको पहले तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो 2 की गुणा 1 में करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, फिर बटे में 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 मिलेगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो -1 और 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1। अगर आप 1 में से 1 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 0। तो इसका मतलब जो तीसरा पद मिलने वाला है आपको, वो मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा तीसरा पद। अब आप चौथा पद भी निकाल लीजिए इसी प्रकार से। तो जब आप a प्लस 3d निकालेंगे, जो कि चौथा पद होता है, तो a का मान तो -1 है, प्लस 3 गुणा d का मान है 1/2। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे
तो -1 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाइए, गुणा करिए, 3 की गुणा 1 में करेंगे 3, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2। अब आप इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 मिलेगा, ठीक है। और फिर इस 2 को 1 से भाग करेंगे 2, 2 की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 2, फिर प्लस का निशान, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3। अगर आप इसको घटाते हैं तो लेकिन इस बार प्लस का ज़्यादा है, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा जो कि प्लस का ज़्यादा है, तो आप प्लस का निशान लगाएंगे, 1/2 आपको मिल जाएगा घटाने के बाद। तो पहला पद -1 है, दूसरा -1/2 है, तीसरा 0 मिला है, चौथा 1/2 मिला है। ये हमारे 4 पद हैं, इसको हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि अतः एपी का प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, पहला कितना मिला था, पहला मिला है -1। दूसरा कितना मिला था, दूसरा हमें मिला था -1/2। तीसरा हमें मिला था, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 0। चौथा मिला था 1/2। आप इसमें और भी पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है, जैसे कि मैं सभी पदों में 4-4 पद ज्ञात कर रहा हूँ और मैं इसको दिखा देता हूँ कि आप इसमें और भी पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है अगर आप उतना करेंगे तो ठीक रहेगा। ज़्यादा ज्ञात करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी आपको 4 पद मिल गया। अब इसके बाद में हम आते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, 4th पॉइंट था। तो अब हम 5th पॉइंट पे आते हैं। तो अगर आप 5th पॉइंट को ध्यान से देखें तो इसमें हमें जो ए दिया हुआ है वो दिया है -1.25 दिया हुआ है, ठीक है। और जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस में 0.25 दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पहला पद तो ए होता है, तो माइनस का 1.25 मिलेगा। दूसरा पद जो होता है, दूसरा पद होता है वो होता है ए प्लस डी होता है। तो ए का मान तो -1.25 है, प्लस डी का मान ब्रैकेट में है माइनस का 0.25। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये माइनस में है इसलिए। तो माइनस का 1.25 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 0.25। अब आप रूल्स जानते होंगे कि माइनस माइनस तो प्लस बनता है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हमें -1.25 में 0.25 को जोड़ना पड़ेगा, दोनों ही माइनस में है तो निशान तो हमें माइनस में ही मिलेगा, लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 1.50। ये आपको मिल जाएगा अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो दूसरा पद निकल गया। तीसरा निकालते हैं ए प्लस 2d। तो ए का मान है माइनस का 1.25, ठीक है, प्लस 2 गुणा में डी का मान कितना रखेंगे आप रखेंगे माइनस का 0.25, ये रखेंगे। तो ये रहा माइनस का 1.25 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और पहले तो इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी हमें, मैंने तो प्लस माइनस माइनस कर दिया है। अब मुझे 0.25 की गुणा 2 में करना है, तो पहले इसकी गुणा आप ऐसे समझिए कि 25 की गुणा 2 में करिए, 25 दूना हो जाएगा 50, 50 लिख दिया मैंने। पॉइंट यहाँ कितने डिजिट पे है, 1 और 1 2 डिजिट पे है, तो पॉइंट आप 2 डिजिट पे लगा के उससे पहले एक 0 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की गुणा करने पर आपको मिलेगा 0.50। अब क्योंकि ये दोनों ही माइनस में हैं तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे। तो पहला पद आपको मिला था -1.25, दूसरा मिला है माइनस का 1.50, तीसरा मिल जाएगा हमें इन दोनों को जोड़ने के बाद। तीसरा पद क्या मिलेगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों ही माइनस में, तो माइनस के निशान लगा लेंगे और आपको मिलेगा 1.75, ठीक है। अब हम चौथा पद निकालते हैं ए प्लस 3d।
तो ए का मान तो हमारे पास माइनस का 1.25 है, प्लस 3 गुणा डी का मान ब्रैकेट में रखेंगे हम माइनस का 0.25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.25 ये और ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। और अब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 25 तिया हो जाएगा 75 और 0.2 डिजिट पे है। उससे पहले आप यहाँ पर तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों ही माइनस में हैं, तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि गुणा तो मैंने कर दिया है और दोनों ही माइनस में है, तो आप माइनस में का निशान लगाएंगे और दोनों को जोड़िए तो आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2.00 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सभी पद आ जाएंगे, ठीक है, और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। हमारे पास चारों पद आ गए हैं, तो आप लिखेंगे अतः जो चार पद हैं एपी का 4 पद। तो पहला पद हमें मिला कितना, माइनस का 1.25। दूसरा पद मिला हमें कितना, माइनस का 1.50। तीसरा कितना मिला, माइनस का 1.75। चौथा पद कितना मिला, माइनस का 2.00। और फिर इसके आगे हमें और निकालना नहीं है, बस हमें 4 ही पद निकालना था। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के 5 पॉइंट सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी पूरा सॉल्व करूँगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है, तो ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, 4 ही पॉइंट हैं, आसानी से और जल्दी हो जाएंगे ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या लिखा है और क्या करना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है, यानी कि 2 चीजें लिखना है, प्रथम पद ए लिखना है और सार्वधातुक डी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है उसमें हमें इस प्रकार से दिया है एपी। पहला जो दिया है 3,1, माइनस का 1, माइनस का 3 और ये डैश डॉट। तो एक तो इसको जब आप हल करेंगे तो इसमें प्रथम पद बताना है, तो प्रथम पद को हम ए से डिनोट करेंगे, जो कि यहाँ पर प्रथम पद क्या है, 3 है। और फिर हमें सार्वधातुक भी बताना है, सार्वधातुक को हम डी से डिनोट करते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि a2 माइनस a1 करके निकाला जा सकता है। a2 दूसरा पद यहाँ पर 1 है और पहला पद यहाँ पर 3 है, तो 3 में से घटाएंगे तो आपको माइनस का 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर प्रथम पद a भी निकाल दिया और सार्वधातुक d भी निकाल दिया। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरा पॉइंट। दूसरा जो हमें एपी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो दिया है माइनस का 5, कॉमा फिर दिया है माइनस का 1, फिर कॉमा दिया है 3, कॉमा दिया है 7, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो जब आप इसको हल करेंगे, अब मैं प्रथम पद को ए से दर्शाऊंगा। प्रथम पद ए यहाँ पर -5 है और जो डी है यहाँ पर उसका फॉर्मूला आप आसानी से कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 होता है। a2 यहाँ पर दूसरा पद माइनस का 1 है, फिर माइनस का निशान, a1 जो पहला पद होता है वो माइनस का 5 है। इसको आप हल करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5, 5 में से घटाएंगे तो आपको प्लस का ज्यादा मिलेगा, यानी कि आपको मिल जाएगा 4। तो इस प्रकार से पहला पद तो यहाँ पर -5 है, लेकिन जो सार्वधातुक है वो कितना है, 4 है। इसी प्रकार से आप तीसरा ले सकते हैं। अगर आप तीसरा पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप तीसरा भी ले लीजिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, हमें दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये हमें दिया हुआ है।
तो इसमें जब आप इसको हल करेंगे तो पहला पद ए आप देखेंगे कि 1/3 ही है यहाँ पर तो, और जब आप डी लिखेंगे, मैं डी इसके बराबर में लिख दे रहा हूँ, कॉमा लगा दिया है मैंने, या और लिख सकते हैं आप, और डी आपको लिखना है तो ये होता है A2 माइनस का A1, तो A2 दूसरा पद ये रहा 5/3 माइनस A1 पहला पद यानी कि 1/3। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, दोनों का नीचे वाला बराबर है, हर दोनों का ही बराबर है 3 तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वो घट जाएंगी, यानी कि 5 में से घट जाएंगी, तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 में से घटा देंगे 4/3, तो प्रथम पद आपको 1/3 मिलेगा और सर्वांतर आपको 4/3 मिलेगा। एक लास्ट पॉइंट और लेते हैं, जो फोर्थ पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट इसमें हमें जो दिया है वो पॉइंट में दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देता हूँ। इसमें जो हमें एपी दिया हुआ है वो दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3 इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। इसमें हमें दिया है फोर्थ पॉइंट में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये हमें समांतर श्रेणी दिया हुआ है। तो पहला दिया है हमें 0.6, ठीक है, दूसरा दिया है 1.7, सही है, फिर दिया है 2.8, ठीक है, कॉमा, फिर दिया है 3.9। इस प्रकार से हमें एपी दिया हुआ है। तो जब आप इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन जब आप करेंगे, तो जो पहला पद आपको ए मिलेगा वो तो 0.6 मिल जाएगा, जो कि पहला पद है ये तो, और फिर जो सार्वांतर होता है डी जो होता है वो होता है A2 माइनस का A1, यानी कि A2 यानी कि दूसरा पद कितना है 1.7 में से आप पहला पद यानी कि 0.6 को घटा देंगे, और घटाने से आपको आंसर मिल जाएगा, डी कितना मिल जाएगा 1.1 मिलेगा। तो यही आपका आंसर है। इस प्रकार से मैंने जो है यहाँ पर इस एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था वो मैंने सॉल्व कर दिया है, और इस चैप्टर का मतलब जो स्टार्टिंग है, जो इंट्रोडक्शन है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 1 बचा हुआ है और जो लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमने 2 और 3 तो कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है। इन दोनों क्वेश्चनों को मैं एक साथ अगले वीडियो में करवा दूंगा। मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो बचा हुआ है इनको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। इस प्रकार से हमारे ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व हो गए हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी समझाया है और बारीकी से मैंने चीज़ों को आपको सिखाया है, एक एक चीज़ मैंने बता दिया है, कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ा नहीं है। यही चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है, पढ़ना है, जानना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियोस बनाते रहें। जल्द ही हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपने नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।